ज़फ़र खान आपके अपने प्रोग्राम अनवीलिंग स्टार में हमेशा की तरह हाज़िर है। जैसा कि हम हमेशा अपने प्रोग्राम के अंदर ऐसी शख्सियात को रोशनास कराते हैं, ऐसी शख्सियात को लेके आते हैं और आपसे इंट्रोड्यूस करवाते हैं जो या तो स्पोर्ट्स से रिलेटेड होती हैं या फिर उन्हें अपनी ज़िंदगी के अंदर कुछ ऐसे कारनामे सर अंजाम दिए हुए होते हैं, कुछ ऐसे काम किए हुए होते हैं जो कि जिनको हाईलाइट करना हमारी अपनी ज़िंदगी के अंदर बहुत ज़रूरी होता है। लेकिन आज की जो शख्सियात हैं उन्होंने हमारी ज़िंदगी को हाईलाइट करना, आज थोड़ा सा अपोजिट है। आज की जो शख्सियात है उनसे जब हमारी मुलाकात होगी और आप सब मिलेंगे सामीन, तो उसमें उन्होंने हमारी ज़िंदगी को हाईलाइट करना है, उन्होंने हमें हाईलाइट करना है। आज थोड़ा सा सिचुएशन चेंज है जी। आज की जो हमारी शख्सियात हैं, हमारे जो सेलिब्रिटी गेस्ट हैं और जो आज के हमारे स्टार हैं, बहुत ही माशाल्लाह जाने पहचाने उबैद बिलग्रामी साहब, आपको लेके चलते हैं उनके पास। उनका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन, वो माशाल्लाह बिज़नेस स्पीकर्स भी हैं, एक प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अपनी खिदमत भी सर अंजाम दे रहे हैं और उसकी इंडस्ट्री के अंदर, उसके साथ साथ मोटिवेशनल स्पीकर भी हैं और बहुत सारी चीज़ों के अंदर, बहुत सारे कामों के अंदर अपने आप को इतना बिज़ी किया हुआ है। मुझे नहीं मालूम कि आज हमारे लिए ये टाइम इतना कैसे निकाल पाया, हमें नहीं पता। और जो हमारी डिस्कशन है, जो जिस तरह से उनकी लाइफ है, जिस तरह से उनकी पूरी एक्टिविटीज़ हैं, मुझे ही लगता कि एक एपिसोड के अंदर हम उसको कंप्लीट कर पाएंगे। बट एट द एंड ऑफ दिस एपिसोड वी विल डिसाइड दैट कि वी शुड कंटिन्यू फॉर द नेक्स्ट एपिसोड और शुड बी कंप्लीट ऑन दैट। लेट्स सी, होप सो। लेके चलते हैं आपको हम अपने गेस्ट उबैद बिलग्रामी साहब के पास। अस्सलाम वालेकुम उबैद भाई। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? ठीक ठाक हैं? फर्स्ट क्लास माशाल्लाह। सबसे पहले तो आपका तशरीफ़ आवरी का बहुत बहुत शुक्रिया। आपने इतना टाइम निकाला और आए, अपनी अभी भी कहीं से होते हुए और घूमते घामते आप पहुंच गए। लॉन्ग जर्नी, लाइक एज द सेम लॉन्ग जर्नी एज द लाइफ। एग्जैक्टली, है ना? आज वही परेशानी जो ज़िंदगी में झेल के आ गया है। जो ज़िंदगी में झेला वो तो बड़ा इंटरेस्टेड है, जहाँ तक मेरे नॉलेज में है। इंटरेस्टेड इसलिए से क्योंकि जब लाइफ के अंदर थोड़ा सा हार्डनेस हो, थोड़ा सा टफ टाइम हो, तो उस लाइफ का मज़ा अपना होता है। एक होता है कि जी वो कहते हैं ना कि सोने का चमचा मुँह में लिया और पैदा हो गए और उसके बाद ज़िंदगी गुजारनी शुरू कर दी। वो जीना भी क्या जीना। तो जिस जीने के अंदर स्ट्रगल ना हो, जिस जीने के अंदर तकलीफ़ात ना हो, तो वो कहते हैं ना कि जी बहुत सारी ऐसी एग्जांपल्स और बहुत सारी ऐसी चीज़ें बाज़ वक़्त न्यूज़ में भी सुनने को मिलती हैं, हाईलाइट भी होती हैं, पेपर्स में भी आती हैं कि जी वो फ़लाँ मिनिस्टर था तो उसने सब्ज़ी का रेट कर रहा था कि ये कर दें तो ये कर दें। उनको क्या पता, उन्होंने कभी सब्ज़ी ली हो तो पता, कभी लेने कभी मार्केट गए हों तो पता चले कि किस चीज़ का क्या रेट है। दाल आटे का भाव तो हमें पता होता है ना जब हम खुद ख्वार होते हैं। तो हम तो उस लाइफ से गुजरते हुए आ रहे हैं। हम तो वो स्टेप होते हैं लाइफ के, जैसे एक स्टेयर्स है तो वो तो डायरेक्ट लास्ट स्टेप पे कुछ लोगों की किस्मत ऐसी माशाल्लाह लकी होती है कि लास्ट स्टेप पे सबसे पहले मौजूद होते हैं, ठीक है, या मिड स्टेप पे मौजूद होते हैं। लेकिन हम जो है मेरे ख्याल में, मैं उनको लकी नहीं कहूँगा, हम खुद लकी हैं कि हम फर्स्ट स्टेप से स्टार्ट हुए हैं। एग्जैक्टली, ठीक है। वो और वो लकी नहीं है, उनको नहीं पता कि फर्स्ट स्टेप से सेकंड से थर्ड पे कैसे जाना है। हमें मालूम है, वो समझ भी नहीं सकते। अगर अल्लाह ना करे उन पे कभी कोई ऐसा वक्त आ जाए, वो हार्ड टाइम आ जाए, तो वो कैसे मैनेज कर पाएंगे। लेकिन हमें पता है कि अगर हमारे ऊपर आ गए तो यार खैर है यार, 10-15 साल पहले क्या था, 20 साल पहले क्या था, दोबारा से स्ट्रगल करेंगे, फिर शुरू हो जाएंगे। तो ये जो चीज़ है ना, वो चीज़ आपके अंदर है अल्हम्दुलिल्लाह, और हमने देखी है और हमारे सामने है। और आपने माशाल्लाह जिस तरह से अपनी लाइफ को लिया है, जिस तरह लेके चले हैं, मुझे याद है वो एक एक पल तुम्हें याद, बल्कि आपको तो ज़्यादा याद होगा। मैं क्यों कहूँ कि आपको याद होना, याद मुझे बहुत अच्छी तरह याद है। आपको तो ज़्यादा याद होगा। स्टोरी सुनाते हैं जी हाँ, मैं उन्हें तैयार करता हूँ अपने बच्चों को ना, जो हार्डशिप्स मैंने देखी हैं, जो स्ट्रगल्स मैंने किए हैं, मैं उसका एक एक लेसन अपने बच्चों में ट्रांसफ़र करता हूँ जी। उन्हें समझाता हूँ कि ज़िंदगी, लाइफ इज़ नेवर ईजी। हर वक्त तैयार हो, कभी भी किसी किस्म का चैलेंज आए ना, एक्चुअली चैलेंजेस ही लाइफ को बनाते हैं। डेफिनेटली। अगर हम एक शिप की मिसाल दें कि शिप अगर पोर्ट पे खड़ा है तो सबसे सेफ है जी, मगर दैट्स नॉट व्हाट शिप इज़ बिल्ट फॉर। शिप इसलिए तो नहीं बना कि वो खड़ा है, उसे पानी में जाना है, पानी में जाना है, उसे लड़ना है, उसे मंजिल में पहुंचने के लिए समंदर से गुजरना है। तो सेम वही यार कि जैसे हम हैं, हम बिस्तर पे सोए रहे हैं तो हम इसलिए तो नहीं बने ना। हम बैठे रहे, हम फारिग अपने टाइम को ज़ाया करते रहे, अच्छा सुबह हो गई, अब रात हो गई, अब शाम हो गई, हम इसलिए तो नहीं बने ना। नहीं, मकसद से पैदा किया इंसान, मकसद से पैदा किया। उस मकसद में इंसान को मकसद हमने अपना टाइम टेबल तो बनाना है, उस टाइम टेबल के हिसाब से हमें चलना भी है। अगर 6 घंटे सिर्फ सोने के हैं या 7 घंटे सोने के हैं तो हमने उसको 17 घंटे सोने के लिए नहीं करना। नहीं, बिल्कुल नहीं। ठीक है, वो 17 घंटे हमें जो है वो सोने वाले, स्लीपिंग वाले नहीं, वो गोल्ड वाले सोने वाले करना है। मैं थोड़ा सा आपको मज़े की बात बताऊँ कि सिर्फ रात को सोना नहीं, बाज़ लोग ज़िंदगी में खुली आंखों भी सोते हैं। ज़िंदगी गुजर रही है, वक्त गुजर रहा है और वो एक नींद में, अगरचे कि उनकी आंखें खुली हैं
अपने काम पे जा रहे हैं, अपने काम कर रहे हैं, काम करके वापसी आ रहे हैं घर पे, मगर ज़िंदगी में उनके कोई मकसद, कोई गोल, कोई टारगेट है नहीं होता। तो ये खुली आंखों की नींद लेके ज़िंदगी गुजार रहे हैं। आप क्या माशरे में चारों क्यों तरफ- ऐसा क्यों? वो क्या शख्सियात होती हैं कि जिनके आगे ना कोई मकसद है, ना फ्यूचर है, ना कुछ सोच है, ना कोई टारगेट है, फिर भी वो लाइफ गुजार रहे हैं? देखिए, इसमें बहुत बड़ा रोल जो है ना एक सोशल अवेयरनेस का है। ट्रेजेडी ये है कि आपको जब आप एक प्रोपोर्शन बनाएंगे तो कामयाब लोगों की प्रोपोर्शन आपको कम मिलेगी, नाकाम लोगों की प्रोपोर्शन आपको ज़्यादा मिलेगी। इसकी बुनियादी वजह यही है कि वो ये चीज़ पूरी ज़िंदगी समझ ही नहीं पाते कि उन्हें किस डायरेक्शन में और कितनी अमाउंट ऑफ एफर्ट्स के साथ काम करना है। एंड दूसरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, ज़्यादातर लोग आपको किस्मत का गिला करते नजर आएंगे। हमारी किस्मत में ही नहीं था, हमारी किस्मत ख़राब है। लेकिन ये अल्लामा हमारी इकबाल ने तो किस्मत यहाँ भी में कहा है ना कि खुदा चाहे तो किस्मत की लकीरें तब्दील कर लेता है इंसान, बिल्कुल, इंसान बिल्कुल। उसको चाहे तो बदल सकता है अपनी हार्ड वर्किंग से, इस तरह से कुछ है। ऐसा ही। मैं अपनी गोल सेटिंग्स की ट्रेनिंग में अक्सर एक ये मिसाल देता हूँ और अक्सर इस पर मेरा इख्तिलाफ भी होता है लोगों से कि देयर इज़ नो सच थिंग एज लक, फॉर्च्यून, डेस्टिनी। ऐसी कोई चीज़ नहीं है। लक, फॉर्च्यून, डेस्टिनी कुछ नहीं है। तो लोग मुझसे जिरा करते हैं कि ये क्या बात कही आपने, तो तकदीर और तदबीर का झगड़ा खड़ा कर दिया। जी। फिर मैं उन्हें कुरान की एक आयत सुनाता हूँ जी। सूरह नजम आयत नंबर 39 वो है लैसा अल इंसान अल्ला मा सआ। अल्लाह का मैं माफ़ फरमाए मेरी क़िरात की। इसका तर्जुमा ये है कि अ मैन अचीव्स व्हाटएवर ही स्ट्राइव्स फॉर, यानी कि इंसान को उतना ही मिलता है जितने की वो कोशिश करता है। बिल्कुल 100% तो ये हमें एक कुरान का एक क्लियर कट मैसेज मिल गया कि आपकी ज़िंदगी ऐसे ही गुजरने के लिए नहीं बनी है। आप जितनी मेहनत करेंगे अल्लाह पाक आपको उतना ही उसका सिला देंगे। साथ में ये भी तो मैंने सुना उबैद भाई कि जितना मांगो वो देता है। बिल्कुल है? आप मांगने वाले बने, आप मांगने वाले बने, आप करने वाले बने, मांगने का सिला तो मेरिट देता भी पूरा करें, यानी कि Definitely। मेहनत भी करें, मेहनत ये तो करके है, मांगे। ये तो है। हाँ, कुछ लोग सिर्फ मांगने पे फोकस कर लेते हैं। नहीं, आपको मेहनत करके मांगना है, मेहनत करके मांगना है। वो तो जिस तरह से प्राइवेट इंडस्ट्रीज़ के अंदर, ठीक है, आप हैं, आपके भी नॉलेज में है प्राइवेट इंडस्ट्री में, और हमारा भी प्रैक्टिकल है थोड़ा बहुत, कि जो वर्कर जितनी ज़्यादा मेहनत कर रहा होता है उसके बाद वो अगर मांगता है तो हम अप्रिशिएट करते हैं उसको, उससे ज़्यादा देते हैं। बिल्कुल ठीक है कि ये तुम्हारी सैलरी थी, ये पैकेज था, ये तुम्हारी दिहाड़ी थी, बट वी वुड लाइक टू हैप्पी टू पे यू एक्स्ट्रा मनी। एग्जैक्टली। आपकी परफॉर्मेंस आपको आउट पे कराती है। आप देखें ना, आपने भी काम किया है, आपने देखा है कुछ लोग आपको बहुत अच्छे लगते हैं जी। उनकी शक्लें अच्छी नहीं होती, काम। उनके काम अच्छे होते हैं, काम। उनको देख के खुशी होती है, यार इफ ही इज देयर आई एम सेटिस्फाइड। डेफिनेटली इतना जिम्मेदार आदमी है कि मुझे टेंशन की जरूरत नहीं है। तो फिर ऐसे लोगों का इंसान ख्याल करता है, उन्हें चाहता है अपनी ऑर्गेनाइजेशन से ना जाए। जी हाँ। तो इंसान की कदर उसकी शक्ल, उसके उससे नहीं, उसकी मेहनत से, उसके काम से है। एग्जैक्टली। उसकी सिंसेरिटी, उसकी हार्ड वर्किंग, यही सिंसेरिटी, यही हार्ड वर्किंग हमें खुदा के साथ भी तो रखनी है ना। बिल्कुल। खुदा के साथ जो हमारी हार्ड वर्किंग है वो हमारी नमाज है। बिल्कुल ऐसे। ठीक है, वो उसके साथ सिंसेरिटी, हमारी हार्ड वर्किंग क्या है, वही इबादत है, वही हमारे ऑनेस्टी है, वही जो ऑनेस्टी है उसके साथ ऑनेस्टी, उसकी आवाम के साथ, उसकी पब्लिक के साथ, ह्यूमैनिटी के साथ। ह्यूमैनिटी है हमारे अंदर या नहीं है? अगर ह्यूमैनिटी है तो हम उसके साथ सिंसियर हैं या नहीं है? ऐसा ही। ठीक है, किसी के साथ मिल रहे हैं तो क्या कोई मतलब लेके तो नहीं मिल रहे? बिल्कुल ऐसे ही। ठीक है, हम कितने ऑनेस्ट अपने आप से हैं, कितने ऑनेस्ट अपने अल्लाह से हैं। ठीक है, सजदे में हैं तो हमारा हिसाब किताब तो नहीं चल रहा, कैलकुलेटर तो नहीं खुला हुआ। सही बात। ये तो एक बेसिक सी चीज़ है ना सर। मेरे ख्याल में हम लेके चले थे आपके इंट्रो को, इंट्रो से हम थोड़ा सा दाएं बाएं हो गए। अब वापस आते हैं हम आपके इंट्रो के ऊपर। उबैद भाई, जिस तरह से बचपन से माशाल्लाह आप चले, लड़कपन तक का जो सफ़र रहा, फिर लड़कपन से फिर शादी तक आए, वहाँ तक का तो मुझे पता है। शादी वाली जगह को मैं नहीं छोड़ूंगा क्योंकि हो सकता है ये प्रोग्राम भाभी भी देख लें, फिर बोलेंगे ज़फ़र को बता दिया था तुमने, ज़फ़र को तो नहीं बताना था, ये चीज़ तो छुपानी थी, फिर तुमने कैसे बता दी? ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं मतलब अपनी शुरू की ज़िंदगी से आज तक अपने किरदार को ही सबसे बड़ा अपना अकाउंटेबिलिटी चेक बनाता आया हूँ माशाल्लाह। क्योंकि मुझे शुरू से इस बात का एहसास था, आई सर्टेनली बिलीव इन द लॉ ऑफ कार्मा, कि जैसा आप करेंगे वो घूम के आपके पास आएगा। बिल्कुल ऐसे ही। तो मैंने अपनी ज़िंदगी के बहुत से मौक़ों पे, मुझे बहुत से ऐसे मौके मिले जहाँ मैं बिगड़ सकता था, गलत काम कर सकता था। तो ये अल्लाह के इकरामात में से एक करम था कि मुझे इस चीज़ का हमेशा एहसास होता था कि आज जो मैं करूँगा, whatever I'm gonna sow today, I'm gonna reap tomorrow। आज जो मैं बोऊँगा कल मैं वो काटूँगा। बिल्कुल सर। और बाज़ औक़ात ये भी खौफ आता था कि कहीं वो मेरी औलाद ना काटे। ये भी है। तो इसलिए मैंने अपने आप को बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड रखा और उसका फल मैं आज खा रहा हूँ। तो ऐसा भी होता है कि अगर औलाद आज अच्छी है और अच्छा कर रही है और अच्छा चल रही है,
ठीक है, अपनी लाइफ के अंदर, तो वो पेरेंट्स का भी तो बिल्कुल वो गिफ्टेड जो अल्लाह की तरफ से वो उसको मिल जाता है। रोल प्ले है जिसका इनाम आपको एक सेहतमंद, बाअखलाक, सादतमंद औलाद की सूरत में मिलता है। बिल्कुल ऐसी, बिल्कुल ऐसा ही है। अब मैं इसको इस तरह भी नोट कराऊंगा आपको ये बात कि हम अपनी ज़िंदगी में बहुत से कामों को सिर्फ ये कह के छोड़ देते हैं कि ये चीज़ हमारी किस्मत में नहीं थी जी, या हम शायद इसके काबिल नहीं थे। बहुत ज़्यादा ये चीज़ सुनने को मिलती है और बहुत ज़्यादा लोगों के अंदर ये चीज़ ज़्यादा पाई जाती है। आई थिंक मैं तो उसको मायूसी के दायरे में लेता हूँ। एग्जैक्टली ये बिल्कुल एक मायूस सोच है। अल्लाह पाक ने आपको अशरफुल मखलूक़ात में से शामिल किया, जी आपको हाँ, इंसान जी बनाया हाँ। है, आपको जो हवासुल खमसा दिए हैं वो आपको दूसरी मखलूक से ऊपर करती है। बहुत ज़्यादा, तो बहुत फिर आप ज़्यादा। अपने आप को इतना बेबस और बेअरमदगार क्यों फील करते हैं? जी हाँ, जी हाँ। तो अगर इंसान अपनी स्किल्स को सही मानों में इस्तेमाल करे और पूरी मेहनत से, दयानतदारी के साथ मेहनत करे तो उसकी कामयाबी 100% फॉर श्योर है। अच्छा, एक मज़े की बात बताऊं, इस बैलेंस में, इस बैलेंस ऑफ स्केल में अल्लाह पाक ने मज़हब से ऊपर एक चीज़ रखी है कि कोई भी मज़हब का इंसान अगर पूरी मेहनत और दयानतदारी से काम करेगा तो उसे कम से कम इस दुनिया में उसका रिवॉर्ड ज़रूर मिलता है। बिल्कुल। इसकी मिसाल हम वेस्टर्न कंट्रीज से देखें जी कि वेस्टर्न कंट्रीज ईमान से तो खाली हैं जी, मगर ईमानियत से भरे हुए, ईमानियत से भरे हुए, ईमान से खाली है। ईमान से खाली हैं। Got it. तो उनकी ईमानियत के बदले में उन्हें इस दुनिया में खुशहाली, सुकून और खुशी दी गई है। बहुत पते की बात, बहुत ज़बरदस्त। हम ईमान तो रखते हैं मगर ईमानियत से ईमानियत से अभी खाली हम हैं। सड़क पे जाएंगे हमारी ईमानियत बिल्कुल खत्म है। बिल्कुल ऐसे। नाम के तो हम अल्लाह का लेने वाले बेईमानी हैं, दिल में होगी। काम से अल्लाह वाले नहीं है। झूठ होगा, बेईमानी होगी। फिर क्या होता है, बदले में हमें मायूसी, परेशानी, शिकस्त, ये चीज़ें उनके अंदर नहीं है, वेस्टर्न में नहीं है। क्योंकि वो ईमानियत से भरपूर है। जी हाँ, अल्लामा इक़बाल ने बहुत अच्छा शेर कहा है, इसको अगर आप समझ ले इस शेर जी। की गहराई को, कि खुदा के बंदे तो हैं हजारों, बनू में फिरते हैं मारे मारे, जी, मैं उसका बंदा बनूंगा जिसको खुदा के बंदों से प्यार होगा, बेशक। ये पहली कड़ी है। अल्लाह पाक हुकूकुल अल्लाह तो एक वक्त में माफ कर देगा, हुकूकुल इबाद माफ नहीं होने हैं, हुकूकुल इबाद माफ नहीं नहीं माफ करने, वो बंदे ने माफ अगर करना ये है। बारीकी की बातें हम अपनी जिंदगियों में हमारे गाइडिंग स्टोन के तौर पे रख लें, जी हाँ, जिंदगी बहुत अच्छी है, बहुत खूबसूरत है, बहुत आसान है। हम उसे मायूसियत से, गलत सोचों से, कुफराना सोचों से उसे गंदा कर देते हैं, उसे पोल्यूट कर देते हैं। लेकिन उबैद भाई बहुत टफ है, क्योंकि हम बिल्कुल सबसे अलग थलग नज़र आएंगे अगर हम ईमानदार हो जाएंगे। मैं पब्लिक के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहा हूँ, ठीक है, और हम सच बोलना शुरू कर देंगे, बिल्कुल सबसे अलग थलग लगेंगे और लोग हमें पागल कहेंगे। जो आजकल का ईमानदार बंदा होगा, ठीक है, जो झूठ नहीं बोलता होगा, सच बोलता होगा, तो बिल्कुल अलग ही नुमाया एक नज़र आ रहा होगा। लेकिन वही आपकी वाली बात कि अगर खुदा का खौफ दिल में है और उसी को लेके चलना है, उस खौफ को, और उसी के रास्ते पे चलना है और उसी का सजदा याद रखना है, तो फिर अवाम की परवाह क्या करनी। ऐसा ही है, वह तो इज़्ज़ो मन तशा, वह तो इज़्ज़ो मन तशा, वह तो ज़िल्लो मन तशा। बिल्कुल बेशक। पाक से आप अपना नाता रख लेते हैं ना, कि अब जब ये यकीन कर लेते हैं कि इज्जत देने वाला अल्लाह की ज़ात है, फिर दूसरी बात तो नहीं है, लोग खुद ब खुद झुक जाते हैं। फिर दूसरी बात नहीं है। मैंने बहुत से मौके ऐसे देखे कि जहाँ मुझे आर्जी तौर पे शिकस्त महसूस हुई, आर्जी तौर पे शर्मिंदगी उठानी पड़ी और मैं बड़ा परेशान हुआ कि मैं हक़ की बात कर रहा हूँ, सदाकत की बात कर रहा हूँ और मैं ही शर्मिंदा हो रहा हूँ। बट मैंने देखा वो शर्मिंदगी थोड़ी देर की थी, देन देयर वाज अ टर्न ऑफ इवेंट, हालात बदले और वही चीज़ मेरी फेवर में आई और मुझे जो शर्मिंदगी उठाई थी उससे ज़्यादा इज़्ज़त व इकराम के साथ मुझे पोजीशन दी गई। तब मुझे अल्लाह की इस बात पे यकीन आया कि इज़्ज़त देने वाला और ज़िल्लत देने वाला सिर्फ अल्लाह की ज़ात है। वह तो इज़्ज़ो मन तशा, वह तो ज़िल्लो मन तशा। यहीं से मैं वापस कंटिन्यू करूँगा उबैद भाई। और अभी तक ब्रेक भी हमारा आने वाला है, ब्रेक का टाइम भी हो गया, लेकिन अभी तक हम आपके इंट्रो पर नहीं आ सके। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि आज का एपिसोड मुझे लगता है कि एक पे कंप्लीट नहीं होना, 2 एपिसोड पे उबैद भाई को तकलीफ देनी पड़ेगी। सेकंड एपिसोड के लिए इनको दोबारा इन्वाइट करना पड़ेगा। चलते एक छोटे से ब्रेक के लिए। वेलकम बैक नाज़रीन। जैसा कि ब्रेक पे जाने से पहले उबैद भाई से अभी तक इंट्रो तक नहीं पहुंच पाए थे, लेकिन कोशिश करते हैं, इंट्रो तो हो गया, अब इंट्रो से आगे चलते हैं। बचपन, लड़कपन और वो जैसी शादी की बात आती फिर वापस गोल कर देते हैं, पता नहीं क्यों। चलो ये भी पूछते हैं, गोल करने वाली बात है तो नहीं वैसे, चले फिर भी पूछ लेते हैं। जी उबैद भाई, नहीं गोल करने वाली तो नहीं है, बात तो सीधी नहीं है। अच्छा, मेरा जो बेटर हाफ है, इंग्लिश में बेटर हाफ कहते हैं जी जी आपके लाइफ पार्टनर को, जी जी जी, जो मेरा बेटर हाफ है वो इनफैक्ट मेरा बेटर हाफ है माशाल्लाह। वो वाकई मुझसे
बेटर है। माशाल्लाह। हाँ, क्योंकि लाइफ के क्राइसिस में, जैसे आपको मेरा पास जी, पता है कि जी। मैं कहाँ से शुरू हुआ था और आज मैं बिल्कुल, कहाँ हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह। उन क्राइसिस में अगर वो मेरा बेटर हाफ ना होता जी। तो मैं आज यहाँ ना होता। बिल्कुल सही। ऐसे कई मौके हमारी ज़िंदगी में आए क्राइसिस के कि जब वी वर लेफ्ट अलोन, मी एंड माई वाइफ एंड माई किड, ओनली किड, जब मेरा एक ही बेटा था तो हम लोग अकेले थे बिल्कुल। उस वक्त माई वाइफ वॉज लाइक द गाइडिंग स्टोन, ही वॉज, शी स्टूड बाय मी ना, वो मेरे साथ खड़ी रहीं। हम क्राइसिस के दौर में गुजरे, उन्होंने। वो तो भाभी तो हमेशा साथ खड़ी रही है, भाभी तो उस वक्त भी हमेशा साथ खड़ी रही जब कोई भी नहीं था आपके साथ। बिल्कुल, ठीक है, ऐसा ही है। और वो उस फ्लैट में भी हमेशा आपके साथ ही अकेले खड़ी हुई थी कि उबैद ऐसा ही है। टेंशन ना लो, मैं तुम्हारे साथ खड़ी ऐसा हूँ। ही है। सबकी ऐसी की तैसी। ऐसा ही है। मैं मज़े की बात बताऊँ, मैं अपने बच्चों को वो फ्लैट बताता हूँ जहाँ से मैंने ज़िंदगी का आगाज़ शुरू किया। माशाल्लाह। उस एक कमरे के फ्लैट से मैंने ज़िंदगी शुरू की, एक मिशन के साथ कि घर वालों से, ख़ानदान वालों से एक एहतजाज पे मैंने एक ऑब्जेक्टिव उठाया कि मैं अपने आप को सेल्फ मेड बना के एक दिखाऊंगा। चैलेंज स्टार्ट लिया। हाँ, और मेरी वाइफ ने मेरा साथ दिया। अल्हम्दुलिल्लाह आज हम बहुत बेहतर हैं अल्लाह के माशाअल्लाह। फजलो करम से। अल्हम्दुलिल्लाह। उसमें मेजर क्रेडिट जो है ना वो मेरी वाइफ का है। 100%। मैं तो रोज़ फेल होके आता था, मैं तो रोज़ थक हार के आता था, मैं तो रोज़ मतलब एक सक्सेस और फेलियर्स का जो रिलेशनशिप है ना, मैं उसके रोज़ फेज से गुजर के आता था। कभी फेलियर, कभी सक्सेस, कभी फेलियर, बट उसको कंसिस्टेंट सक्सेस में कन्वर्ट किया मेरी वाइफ ने। माशाल्लाह। और मैं क्योंकि वहाँ पढ़ता से एक था मॉरल सपोर्ट मिल जाती थी। बिल्कुल, क्योंकि मैं पढ़ता बहुत था, मुझे पता था, मुझे अच्छी तरह अंदाज़ा था कि मेरी जो जीत है वो सिर्फ तालीम में, पढ़ने में। वो नेल्सन मंडेला कहते हैं ना कि एजुकेशन इज़ द ओनली वेपन टू चेंज द वर्ल्ड ना। तो मैंने पढ़ने पे बहुत फोकस किया। अब जब मैं पढ़ने पे फोकस करता था तो मेरी वाइफ घर के माहौल को मेरे लिए बड़ा पीसफुल बनाती थी। बहुत ज़बरदस्त। तो मैंने फिर, आपको हैरानगी होगी, मेरे सर्टिफिकेशंस की तादाद अब तक अराउंड, जो लास्ट वीक में मैंने जो फाइनल किया तो मैंने उसको एक्सेल की जो टेम्पलेट है मेरा, उसमें जब मैंने सर्टिफिकेट डाला तो 78 सर्टिफिकेट्स हो चुके हैं मेरे अब तक। और आई एम स्टिल लर्निंग, माशाल्लाह। स्टिल लर्निंग, होल्डिंग स्पीयरहेड पोजीशन इन अ कंपनी। मौला अली का कॉल आ गया ना, माँ की गोद से कब्र की लहर। बस दैट्स वन ऑफ माई पास टाइम। ये मेरा सबसे बेहतरीन हॉबी है मेरी। मैं कोर्सेज करता हूँ और मेरे बच्चे भी बड़े शौकीन हैं कोर्सेज करने के। ऑनलाइन वो भी कई कोर्सेज में हिस्सा लिए हुए, ऑनलाइन कोर्स ढूंढते हैं, ऑनलाइन कोर्स करते हैं। क्योंकि ये जो आप सीखते हैं ना ज़िंदगी में, आपको कहीं ना कहीं, कभी ना कभी ये आपको पे बैक कर जाता है। पे बैक करता है। आप ये सोचें कि ये मैं सीख रहा हूँ, इसका मुझे क्या फ़ायदा मिलेगा। एक ज़िंदगी के मुकाम पे आपको पता चलेगा, यार मैंने वो कोर्स किया था, मैंने वो बात सीखी थी, तो आज मुझे उसका फ़ायदा मिल रहा है। अगर आज मैं जनरल मैनेजर हूँ किसी कंपनी का, तो उस जनरल मैनेजर के बनने से पहले जो उसकी रिक्वायरमेंट थी वो मैं अपने हिस्से की मेहनत कर चुका, जब तो मैं जनरल मैनेजर बना। डेफिनेटली, वरना तो शायद मैं एहलियत में मैनेजर भी ना होता। लेकिन मैंने अपने हिस्से की मेहनत कर ली। वो एबिलिटी, वो कोर्सेज, वो सारी चीज़ें, वो थ्योरी, वो प्रैक्टिकल लाइफ में थी। जब जीएम की पोस्ट पे आने से पहले आप बैठे हैं किसी इंटरव्यू के लिए, कि उस सिलेक्शन के लिए, डेफिनेटली यू आर प्रिपेयर्ड। हाँ, मैं यही समझाना चाह रहा हूँ, वो पैकेज आपका पूरा तैयार था। आपके चैनल के तवज्जुह से मैं यही बात आज के ख़ास तौर पे यूथ जनरेशन जो है, यूथ जनरेशन को बताना चाह रहा हूँ कि आज आपने जो मेहनत करनी है ना, वो कल आपको बहुत अच्छा रिजल्ट देगा। अगर आज आपने कंफर्ट ढूंढ लिया, आसान इजी वे ढूंढ लिया, शॉर्ट टर्म ढूंढ लिया, तो फिर लॉन्ग टर्म में आपको बहुत परेशानी करनी पड़ेगी। बिल्कुल सही। हमने अपने कई शौक़ को कॉम्प्रोमाइज़ किया, सेक्रीफाइस किया, तो आज हम इस पोजीशन पे कि आज हम अपने सारे शौक़ पूरे कर लेते हैं। सही बात है। ठीक है, बट राइट टाइम पे राइट चीज़। जब आपकी मेहनत का वक्त है तो उस वक्त सिर्फ आपने मेहनत ही करनी है। मिसाल के तौर पे मैं इसको इस तरह कहूँ कि आप मैट्रिक का स्टूडेंट है, तो उसको पता होना चाहिए कि उसका मैट्रिक का एग्ज़ाम ही सब कुछ है जी। आप खेलो कूदो जो करो, लेकिन अगर मैट्रिक का एग्ज़ाम कॉम्प्रोमाइज़ हो रहा है तो आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। डेफिनेटली उस स्टूडेंट को अपना मोटो पता हो, उसका मकसद पता हो। मकसद मैट्रिक का एग्जाम है, बाकी जो है उसकी सराउंडिंग जितनी चीज़ें, उसको एक्टिविटीज कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा, वो उसको आपको सेक्रीफाइस करना पड़ेगा डेफिनेटली। तो यही चीज़ मेरी ज़िंदगी का हिस्सा भी रहा। स्ट्रगलिंग दौर में भी मैंने पढ़ने का साथ नहीं छोड़ा। थकने का लफ्ज़ जो है ना, ये आपको मिटाना पड़ेगा जी। यू डोंट गेट टायर्ड। आप शुरू में तो आपको बहुत ही एफर्ट होगी, लेकिन फिर आपको मज़ा आने लगेगा। डोंट गेट टायर्ड। ये जो मैं आज के दौर में देखता हूँ, लोग कहते हैं कि भाई हम सुबह गए शाम को घर आए, अब हिम्मत ही नहीं होती। ऐसे तो फिर आपको बहुत कुछ नहीं मिल सकता। अगर मैंने भी ये सोच लिया होता तो आज मैं एक सक्सेस कोच नहीं होता, एक मैं बिजनेस एडवाइज़र कंसल्टेंट नहीं होता, ISO पे मेरी एक्सपर्टीज़ नहीं होती, 100%। मैं ऑपरेशनल एक्सीलेंस का चैम्पियन नहीं होता, मैं सिक्स सिग्मा ब्लैक बेल्ट नहीं होता, मैं सर्टिफाइड लीन मैनेजर नहीं होता,
मेरी मल्टी स्किल्ड मल्टी टैलेंटेड स्किल्स हैं आपकी, नो डाउट सर। और इंटरनेशनल सर्टिफिकेशंस हैं सारी मेरी बिल्कुल सही। NLP की, न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग, माइंड साइंस में मास्टर प्रैक्टिशनर की सर्टिफिकेशन है जो मैंने 6 मंथ्स में बड़ी मेहनत से हासिल की। इसके अलावा मेरी हिप्नोसिस पे है। इसके अलावा मैंने पर्सनल डेवलपमेंट में टाइम मैनेजमेंट मास्टरी की, माइंड मैपिंग की, मल्टीट्यूड ऑफ कोर्सेज किए। उसका फ़ायदा ये होता है कि आज जब मैं अपनी वर्क लाइफ में आता हूँ तो मेरे पास अपनी डेस्क पे अपने काम को, प्रॉब्लम सॉल्विंग को कई तरीक़ों से मेरे पास ये स्किल होती है मेरे पास। उबैद भाई, इस चीज़ की तो मैं जो है गवाही देने को तैयार हूँ, क्योंकि जब आप किसी एक ऑर्गेनाइजेशन में होते हैं और वो ऑर्गेनाइजेशन आपको चारों तरफ से ग्रिप कर लेती है और आपको छोड़ने का नाम नहीं लेती, आप किसी भी तरीके से अंदर से निकलते हैं कि जी मैंने जाना है, बस मैं थक गया, मैंने जाना है, आप ड्यू टू एनी रीज़न आप वहाँ से जाते हैं। अब दूसरी ऑर्गेनाइजेशन पहले से बैठी थी, ये मेरे पास आ जाए, ये मेरे पास आ जाए, उन्होंने ग्रिप कर लिया। किसी एक के पास जब आ गए लकीली, आप लकीली नहीं, उनकी लक के आपको उन्होंने सेलेक्ट कर लिया, उसके बाद वो फिर छोड़ने का नाम नहीं लेते। फिर आपने कोशिश की, नहीं यार मैंने जाना है, मैंने जाना है। आप जाने के लिए चले भी जाते हैं, वापस आपके घर पे आके नॉक करते हैं, यार सुबह आ जाना यार प्लीज़। तो ये चीज़ जो है ये क्या है? अगेन फिर वही मैं उसको पिछली बात से रिलेट करूँगा। देखिए, पर्सनल मैस्टरी ये एक वर्ड है जो हमने सीखा जी। पर्सनल मैस्टरी एक सेट ऑफ स्किल्स है। अगर आप बैंकर हैं, आप न्यूज़ एंकर हैं, आप प्रोडक्शन की फील्ड में हैं, आप सर्विस इंडस्ट्री से ताल्लुक़ रखते हैं, आप एक ठेला लगाते हैं, आपका फलों की एक रेहड़ी है आपकी, व्हाटएवर द जॉब यू डू, कुछ स्किल सेट्स हैं। अगर आपने उसमें मास्टरी किए तो आप कुछ भी कर रहे हैं, आप उसमें कामयाब हो जाएंगे। उस पर्सनल मास्टरी में सबसे इंपॉर्टेंट पहलू जो है ना, वो कम्युनिकेशन है। सही। कम्युनिकेशन इज द की टू सक्सेस। अगर आप अच्छे कम्युनिकेटर हैं, मिसाल के तौर पे आप एक ऐसी मंडी में खड़े हैं जहां सब्जी वाले और भी बैठे हैं जी, मगर आपकी कम्युनिकेशन इतनी अच्छी है तो आप देखिएगा कि सब्जी लेने के लिए लोग आपके पास ज्यादा आएंगे। कस्टमर को अट्रैक्ट कैसे कर रहे हैं, कस्टमर को समझा कैसे रहे हैं, बता कैसे रहे हैं, बेचने से पहले उसके अच्छे फीचर्स कितने अच्छे बता रहे हैं, हाईलाइट कैसे कर रहे हैं। बिलीव इट और नॉट, मैं खुद सर्टेन चूजी हूँ बड़ा, कुछ मखसूस जगहों से मखसूस चीज़ें लेने का आती हूँ जहाँ मेरा दिल मिलता है। दिल कैसे मिलता है? जब मैं उससे बात करता हूँ और वो मुझे अपनी कम्युनिकेशन से एक ट्रस्ट देता है तो मैं फिर कहता हूँ यहीं से लेना है। इसी तरह तो क्या आप हर शेर के साथ सवा शेर होता है? यानी कि ऐसे भी लोग हैं जो आपको फिर डेफिनेटली अट्रैक्ट कर लेते हैं, ऐसा ही जी हम बैठे हैं हमारे से। एक्चुअली मैं खुद कम्युनिकेशन मास्टर हूँ, NLP मैंने किया, NLP इज ऑल अबाउट कम्युनिकेशन। तो मुझे जब मैं कोई चीज़ किसी से बात करता हूँ मुझे अंदाजा हो जाता है कि ये कम्युनिकेशन में बहुत अच्छा है जी। ये एक आम सेलर नहीं है, आम सेलर नहीं है, ठीक है ना। ये उनके पास ये गॉड गिफ्टेड होंगी चीज़ें, बिकॉज दे आर नॉट एजुकेटेड, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। देखिए एजुकेशन मोस्टली दे आर नॉट एजुकेटेड, बिल्कुल ऐसा ही है। एजुकेशन होना ना होना एक अलग चीज़ है और शऊर का होना एक अलग चीज़ है। वो गॉड गिफ्टेड हैं या पेरेंट्स से हैं, जीन से हैं, या कहाँ से आई? नहीं, इसमें ना तरबियत का बड़ा अमल दखल है। पेरेंटिंग का आ गया ना। हाँ, तरबियत बहुत बदल देती है। मैं आपको एक मज़े की बात बताऊं, ये जो लफ्ज़ जाहिल है इसके लिए तालीम का होना ना होना मैटर नहीं करता। मैं अगर आपसे कहूँ कि आपने पढ़े लिखे जाहिल देखे हैं तो आपने देखे होंगे, सड़कों पे आपने ऐसे पढ़े लिखे जाहिल देखे होंगे, अच्छे शक्ल से पढ़े लिखे नजर आएंगे, गाड़ियों में बैठे होंगे मगर बेतरतीब गाड़ियाँ पार्क करना या चलाने का अंदाज इतना बेतरतीब कि आपको लगता है इस तालीम ने इस पर क्या असर किया। उसका ताल्लुक तरबियत से आ गया ना। एग्जैक्टली आपके घर से आ गया, आपकी फैमिली से आ गया। एग्जैक्टली हम जब किसी एक सब्जी वाले से मिलते हैं और हमें उसकी बातचीत के अंदाज में शाइस्तगी नज़र आती है, एक अट्रैक्शन नज़र आती है, एक प्यार नज़र आता है, तो हमें लगता है कि यार तालीम तो नहीं है मगर शऊर इसके पास है। तो ऐसे शऊर वाले लोग हर जगह पसंद किए जाते हैं। मैं अपनी बात को उस पॉइंट से जोड़ूंगा जो आपने सवाल किया था कि कम्युनिकेशन पर्सनल मास्टरी का पहला टूल है। बिल्कुल सही। आप कुछ भी करते हैं, मैं अगर जनरल मैनेजर किसी जगह का हूँ और तो मैं लीडर हूँ, और लीडर की भी पहली जॉब कम्युनिकेशन होती है। अगर मैं अच्छी कम्युनिकेशन नहीं कर रहा तो मैं एक्सेप्टेबल नहीं होऊंगा कहीं पर। सेम लाइक एज द पार्टी लीडर। I'm sorry to say, बिकॉज वो अच्छी स्पीच करता है, ऐसा ही तो है। लोगों को अट्रैक्ट करता है, तभी लोग उसको वोट भी डालते हैं। ऐसा ही है। अब मैं पार्टी भी उसी की बनती है। बिल्कुल ऐसा ही है। अब मैं कहूँ एक साहब हैं जो देख के तकरीर नहीं करते जी, बहुत अच्छी तकरीरें करते हैं, ठीक है ना, और एक साहब हैं जो देख के तकरीर करते हैं और देख के भी सही नहीं कर पाते। मैंने साइड पे की हुई है। तो पब्लिक जाहिर सी बात है उसी शख्स को पसंद करेगी, उसी पॉलिटिशियन को चूज करेगी जिसमें उन्हें लगेगा यार ये देख के नहीं पढ़ता जी, ये दिल से बोलता है।
तो ये कुदरती सी बात है, इसमें मैं और आप कोई फैसला करने वाले नहीं है, बिल्कुल सही बात, कुदरती सी बात है, नो डाउट। तो कम्युनिकेशन के बाद दूसरी स्किल जो आती है पर्सनल मास्टरी में, आप उसको टाइम मैनेजमेंट से देख लें कि जो शख्स अपने टाइम को मैनेज करता है वक्त उसे बहुत आगे ले जाता है। मिसाल के तौर पे अगर मैं जॉब करता हूँ तो मुझे पता है कि मुझे सीखना पढ़ना भी है, तो मुझे अपने टाइम को मैनेज करना है, मुझे बच्चों को भी टाइम देना है, मुझे पढ़ना भी है। मैं घर जाके ये शिकवा नहीं कर सकता कि आज मैं 7 बजे घर आया हूँ, अब तो मैं पढ़ने का टाइम ही नहीं है, अब तो मैं बहुत थका हूँ। जी, ये तो होता है अक्सर। नहीं, टाइम मैनेजमेंट का मतलब आपने डिसिप्लिन से तय कर लिया कि ये वॉक का वक्त है, ये पढ़ाई का वक्त है, ये बच्चों से बात करने का वक्त है। जितना अच्छा टाइम है, सुबह जाना है आपने। एक बड़ा की पॉइंट बताऊं, सुबह जाके सबसे पहली गलती जो लोग करते हैं अपनी नौकरी या कारोबारी जिंदगी की बात करें, वो जो उनका प्राइम आवर होता है, प्राइम आवर कहते हैं पहला घंटा, ये पहले 2 घंटे, बिल्कुल सही, ये उसको वेस्ट कर देते हैं। ओके, मेरी अपनी सक्सेस में ये प्राइम आवर्स का बड़ा स्तर है। जब मैं सुबह जाता हूँ तो सबसे पहले सुबह मैं अपनी टेबल बैठ के कह देता हूँ नो डिस्टर्बेंस, 1 घंटे तक मुझसे कोई डिस्टर्ब ना करे, मैं सिर्फ प्लानिंग करूँगा। आज का दिन मुझे क्या करना है, मुझे किससे मिलना है, किसको कॉल करनी है, कौन सी ईमेल करनी है, कौन सा काइजन करना है, किस जगह विजिट करना है, आज किन किन एरियाज को थॉरली विजिट करना है, मैं प्लानिंग करता हूँ। 1 घंटे का जो मेरा प्राइम आवर होता है वो सिर्फ प्लानिंग का होता है। okay. बाकी सारा दिन मेरा उसी प्लानिंग पे गुजर जाता है काम करने में। और शाम में एट द एंड ऑफ द डे मुझे इतना सक्सेसफुल फील होता है पूरा दिन अपना कि आज जो मैंने डायरी में लिखा सबको मैं चेकलिस्ट बना के उन्हें क्रॉस करता हूँ शाम में। जब मैं लाइन क्रॉस कर रहा होता हूँ तो मुझे एक सेटिस्फेक्शन मिल रही होती है, ये भी कर दिया, ये भी कर दिया, इस जगह का विजिट करना था कर दिया, इस प्रोजेक्ट को जाके मेंटेनेंस से समझना था समझ लिया, यहाँ प्रोडक्शन के मसाइल को देखना था देख लिया, यहाँ मुझे इस बंदे से ये बात कम्युनिकेट करनी थी कर दी। दिस इज़ आल्सो पार्ट ऑफ द ISO, लाइक एज इन द ISO वो भी एक ट्रेनिंग दे रहा होता है। बिल्कुल ऐसे ही। उस ट्रेनिंग के अंदर बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं कि जी ISO के अंदर के अगर आप लिख के चलते हैं तो यू गेट द सक्सेस, अगर वर्बली चलेंगे तो यू आर फेलियर। एग्जैक्टली, ISO तो हमें सिखाता ही सिस्टम है, सिखाता ही सिस्टम है, सिस्टमैटिक उसी वक्त सारी चीजें हो जाती हैं। सिस्टम से कैसे करना, सिस्टम से कैसे करना। कुछ लोग सिस्टम से हट के दिमाग में रख के जिंदगी गुजारते हैं। दिमाग जी देखिए, NLP में हमने सीखा कि योर माइंड इज डिसेप्टिव, आपका दिमाग जो है ना सबसे बड़ा धोखा देने वाला है। मिसाल के तौर पे आई थिंक जहाँ तक मेरी मेमोरी याद कर रही है, रिवाइज हो रही है, जब आपने ISO की ट्रेनिंग अपने पास स्टार्ट की थी तब मैंने अपने पास से स्टार्ट की थी ISO की ट्रेनिंग। दैट वाज नियर अबाउट आई थिंक 9001 मैं कर रहा था, शायद 9001 आपके पास भी हो रही थी। ऐसा ही। तो मज़े की बात बताऊँ कि ISO हमें लिखने पे फोकस करता है, क्योंकि इंसानी दिमाग जो है ना वो धोखा देता है। अभी आपको कोई मिसाल के तौर पे क्रिकेट पसंद है, अभी आपको क्रिकेट का पोस्टर दिख जाएगा, आप सब भूल जाएंगे जी। आप उसको देख के कहेंगे यार ये क्रिकेट का मैच है, उसके बारे में सोचने लग जाएंगे। अब आप निकले घर से दही लेने जी, और आपको पोस्टर दिख गया बाबर जो क्रिकेटर है जी। अब आप उसको देखने लग गए और आप उसके बारे में सोचने लगे यार इसने बैटिंग अच्छी नहीं की, यार ये नहीं किया। थोड़ी देर आपको लगेगा आप किस काम से निकले थे और क्या देखने लग गए, वो भूल गए। तो ह्यूमन साइकोलॉजी में ये बात सिखाई जाती है कि माइंड तो बैठा ही आपको धोखा दे दे, कभी आपको किसी अच्छी चीज में एंगेज कर देगा। जाते जाते पढ़ने जा रहे हैं, बच्चा पढ़ना जा रहा है, अचानक टीवी पे नजर पड़ गई तो उसको कोई फेवरेट प्रोग्राम नजर आ गया, सारी मोटिवेशन सारा ऑब्जेक्टिव चेंज हो गया, उस पर थोड़ी देर रुक के देखने लगे, थोड़ी देर रुक के बैठ गए। Whether can we say that mind is the enemy of the human? माइंड को कंट्रोल करना सीखें, माइंड को कंट्रोल करना सीखें। यहीं से हम वापस कंटिन्यू करते हैं ब्रेक के बाद। नाजरीन, जहाँ तक उबैद भाई से मैं समझ पाया हूँ कि मैंने जो वर्ड यूज़ किया आई थिंक वो गलत है, लेकिन माइंड इज़ द एनिमी ऑफ द ह्यूमन आई थिंक गलत है, लेकिन इसकी डिस्क्रिप्शन हम उबैद भाई से जानेंगे आफ्टर द ब्रेक। चलते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। वेलकम बैक नाज़रीन। जैसा कि ब्रेक पे जाने से पहले बड़ी प्यारी और बहुत ज़बरदस्त डिस्कशन चल रही है उबैद भाई से और बड़ी इन्फॉर्मेटिव है। उबैद भाई, मैंने एक सेंटेंस यूज़ किया कि इंसान का जहन जो है वो इंसान का दुश्मन है। एक तरह से है तो सही कि उसको बहकाता भी है, उसको गलत राह पे भी ले जाता है, और जिस तरह से वो एक और उसके अंदर कहते हैं वो अमलियात की एक लैंग्वेज के अंदर के हर एक के साथ एक हमजाद होता है, और हमजाद जो है वो एक्चुअली एक शैतान होता है, और शैतान जो है वो इंसान के जहन में होता है, और इंसान का जहन कहते हैं खाली नहीं रहना चाहिए वरना इंसान भटक जाता है। अगर उन सारी चीज़ों को देखें तो जो अभी आपने थोड़ी देर पहले ब्रेक से पहले आपने एग्जांपल्स दी हैं कि लेने गया था दही
और वहाँ पर क्रिकेट का पोस्टर देखा और वो भूल गया कि मैं क्या लेने आया था, तो दैट्स द सेम कि वो इंसान को बहका गया। ऐसा ही है, बिल्कुल। बहुत अच्छी इलेबोरेशन आपने की और वाकई इस सही मानों में जहन की हकीकत क्या आपने खोल के दिखा दी। जहन ताकत का एक मंबा है, डेल्टा ऑफ पावर है। इतनी ताकत है कि कहते हैं कि हज़ारों कंप्यूटर्स भी मिल जाएं तो इंसान के दिमाग की ताकत को काबू नहीं कर सकते, इतनी ताकत है। हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह अन्हु से किसी ने सवाल किया कि इंसान की ताकत की क्या है, तो उन्होंने बताया पैमाना क्या है उसका। उन्होंने बताया कि कुरान में फरमाया कि हमने तुम्हारे लिए कायनात मुसख्खर फरमा दिया। उस बंदे ने अगला सवाल किया कि अगर ये इतनी ताकत दी है तो उसकी हद क्या दी है। तो उन्होंने कहा कि अपनी एक टांग उठाओ। टांग उठाई, उन्होंने कहा लगे हाथ दूसरी टांग उठाओ। उसने ये तो नहीं कर सकता। तो यहाँ उन्होंने हिकमत समझाई कि अल्लाह ने इंसान को यहाँ बांध भी दिया, ठीक है ना, दी भी दी है, दी इतनी ताकत कि कायनात आपके पाँव के नीचे कर दी, पाबंद कर दिया तो इतना पाबंद कर दिया। यही चीज़ हमें इंसानी जहन के साथ मिलती है कि इंसानी जहन में बहुत ताकत है, मगर हमें उसे किसी जगहों पे बांधने की ज़रूरत होती है, कंट्रोल करना। वी मस्ट लर्न हाउ टू कंट्रोल अवर माइंड। अगर हम माइंड कंट्रोल नहीं करना सीखेंगे तो हमारा माइंड हमें सहरा में ले जाएगा, कभी जंगल में ले जाएगा। हम एट द एंड ऑफ द डे कंफ्यूज होकर ये सोचेंगे यार हम करना क्या चाह रहे थे, हम कर क्या रहे हैं। क्या आपको आज की यूथ में ये मसला नज़र नहीं आता कि वो परेशान नज़र आते हैं? परेशान क्या है कि उनकी समझ नहीं आ रहा कि वो करें क्या। इतनी टेक्नोलॉजी, इतनी सब कुछ चीज़ें आ चुकी हैं कि वो आज एक इन द स्टेट ऑफ लिम्बो होता है कि वो क्या करे। अब ऐसे में इंसानी जहन को गाइड करने की, कंट्रोल करने की ज़रूरत होती है। और जो लोग अगर आप देखें कामयाब होते हैं, चाहे वो स्पोर्ट्समैन ही क्यों ना हो, तो आप देखेंगे उनकी प्राइमरी कॉमन चीज़ जो नज़र आएगी ना कि उन्होंने अपने दिमाग को काबू किया। जब वो खेल रहे होते हैं तो खेल रहे होते हैं। जैसे सानिया मिर्ज़ा से पूछा कि आपकी इस मुसलसल कामयाबी के पीछे एक क्या वजह है? शुएब अख्तर, वो दूसरा था शुएब मलिक, ये उसकी ज़िंदगी की कामयाबी है। शुएब मलिक स्पोर्ट्स में उसने एक बड़ी प्यारी बात कही। उसने कहा जब मैं खेल रही होती हूँ तो मैं सिर्फ खेल रही होती हूँ, यानी कि मेरा सारा फोकस, सारा जहन फिर सिर्फ एक चीज़ पे होता है, मैंने खेलना कैसा। उसने एक बड़ा मशहूर कोट है, इट्स नॉट यू विन और लूज, इट्स हाउ यू प्ले द गेम। बात जीतने हारने की नहीं है, बात फोकस है, गेम खेला कैसे कहाँ है आपका। लोग अगर हार जीत को छोड़ के सिर्फ अपने खेल पे फोकस करें, इसी तरह लोग अपनी ज़िंदगी में हार जीत को छोड़ के सिर्फ अपने काम को बेहतर करने पे फोकस करें तो बहुत बहुत बड़ी बड़ी कामयाबियाँ मिल सकती हैं। ये बात तो सही है, बिल्कुल सही है कि फोकस जो है, लेकिन वो फोकस जो जिस तरह से आपने कहा ना कि माइंड को कंट्रोल करना है, एक तो है कि इंसान अपने माइंड को कंट्रोल करे। अगर इसको साइंस के नज़रियात से देखते हैं तो ये टेलीपैथी से जाके मिलता है। अगर इसको माइंड ऑफ सेंसेस से लेते हैं तो हिप्नोटाइज से जाके मिलता है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। एग्जैक्टली, ठीक है। उसमें आप अपने जहन को सबसे पहले कंट्रोल करते हैं। जब आपको अपने ऊपर कंट्रोल, अपने जहन पे कंट्रोल हो जाता है, देन आप फिर बहुत ज़्यादा मास्टर हो जाते हैं तो फिर दूसरे के जहन को कंट्रोल कर लेते हैं। जब आप पीएचडी या डॉक्टर लेवल पे चले जाते हैं। ऐसा ही है, बिल्कुल दुरुस्त फरमाया आपने ज़फ़र साहब कि इल्मी काबिलियत जितनी बढ़ती जाएगी उतनी ही आपका, इसकी लिमिट नहीं है, इन्फ्लुएंस का सर्कल बढ़ता चला जाएगा, लिमिट नहीं है ना। लेकिन मैं समझता हूँ कि हमें सिर्फ अपने आप को सुधार लेने में ही बड़ी कामयाबी है। हमें इस तरफ, इस नज़रिए या इस डायरेक्शन पे रुख नहीं करना चाहिए कि हम लोगों के दिमाग को काबू कर लें। हमें फोकस करना चाहिए कि हम पहले अपने को तो कर लें, पहले अपने को तो कर लें। मैं आपको मजे की बताऊं कि मैंने जब NLP प्रैक्टिशनर कोर्स किया, NLP की टूल्स, टेक्निक्स, ट्रिक्स सीखी, तो सबसे पहले मैंने उसको अपने ऊपर अप्लाई किया और आज भी कर रहा हूँ अप्लाई। गुड दैट। आज इस प्रोग्राम में बैठने से पहले भी मैंने कुछ NLP की एक्सरसाइजेस की, गुड, जिससे मैंने अपनी स्टेट को बेहतर किया, अपनी सोच को फोकस किया, दूसरी जगहों से जो स्कैटर हुई हुई थी उनको एक जगह किया और आपके सामने बैठा। तो मेरा फोकस और जो मैं चाहता हूं कि हमारी इस नौजवान नस्ल का फोकस होना चाहिए वो अपनी इस्लाह पे होना चाहिए, अपनी इस्लाह पे। इंग्लिश में कहते हैं कि इम्प्रूवमेंट बिगिंस विद आई। जो लफ्ज़ इम्प्रूवमेंट है वो आई से शुरू होता है, तो इसी तरह इस्लाह भी आई से शुरू होती है। अपनी इस्लाह करें, अपने ऊपर लाएं, अपनी कम्युनिकेशन अच्छी करें, अपना अंदाज़े बयां अच्छा करें, अपनी सोच मस्बत करें, अपने इरादे पुख्ता करें, अपनी नज़र बुलंद करें, दूसरों को छोड़ें। जब आप अच्छे बनेंगे आपकी खुशबू दूसरों तक वो काफिला बनेगा। हाँ, आपकी खुशबू दूसरों को खुद ब खुद मुतासर कर देगी। बिल्कुल। अभी हम जब कोई बात अच्छी करने लगते हैं तो हमें वक्त का एहसास मिल जाता है जी। इसकी वजह यही है कि उसकी खुशबू इतनी है अच्छी बातों की
ये इतना प्यारा इतर है कि जब हम इसे सूंघते हैं तो हम बेहोश हो जाते हैं। जी बिल्कुल तो सही। अच्छी बातों में बह जाते हैं, अच्छी बातें करते करते अच्छी बातों का अपना एक असर है। अच्छी बातों में वजन कैसे आएगा? जब अच्छी बातों पे आप अमल भी कर रहे होंगे। अगर आज मैं कम्युनिकेशन की मास्टरी के ऊपर बात कर रहा हूँ और मेरी अपनी कम्युनिकेशन अच्छी नहीं है, अगर मैं अपने अल्फाज में, अपने लहजों में दम नहीं रखता, वजन नहीं रखता, तो फिर बेकार है मेरी बात करना। तो अपने अंदर इस्लाह करें। यहाँ पर मैं जितने भी हमारे सामीन और नाजरीन हैं, मैं उन तक ये ज़रूर बताना चाहूँगा कि ये वाला जो हमारा प्रोग्राम है ये एक एपिसोड पे कंप्लीट नहीं हो सकता। माजरत के साथ नेक्स्ट 2 एपिसोड पे इसको हमें लेना पड़ेगा और सेकंड एपिसोड के लिए जो है हमें उबैद भाई को दोबारा बुलाना पड़ेगा। ये बीच में इंटरप्ट करके मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि जो मेरे जहन में बहुत सारी चीज़ें हैं वो अब सर उठा रही हैं और वो यही चीज़ें हैं कि जो इन्होंने एजुकेशन की, जो इन्होंने कोर्सेज़ किए, जो बाकी चीज़ें, इसमें अभी तक तो हमने जो है बिज़नेस के हवाले से, बाकी चीज़ों के हवाले से, मॉरल सपोर्ट के हवाले से बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो भी रहती हैं, तो वो नेक्स्ट एपिसोड में करेंगे। लेकिन अभी हम इस एपिसोड में जो चंद मिनट्स रह गए हैं उसके लिए हम क्या कर सकते हैं? लेट्स सी। इसमें आप सवाल भी पूछ सकते हैं कि सवाल जो है जहन में, तो वो सवाल तैयार कर लें। सवाल जी जी ईमेल कर सकते हैं आपको, बिल्कुल डेफिनेटली लिख के दे सकते हैं आपको सवाल। तो ये प्रोग्राम को इफेक्टिव बनाने में और अच्छा किरदार अदा कर सकता है। बिल्कुल सही बात है। सही है। तो बात को मैं वहीं से जोड़ूं कि अभी कुछ अर्से पहले मैंने एक क्लिप बनाया था, बहुत प्यारा क्लिप था वो, खुद मुझे वो क्लिप बहुत पसंद है। रूमी से किसी ने पूछा कि इश्क क्या है, व्हाट इज़ लव? उसने कहा कि लव इज़ अ दरवेश डांसिंग अराउंड द फायर ऑफ पैशन, यानी कि मोहब्बत एक ऐसे दरवेश की मानंद है जो जज्बात की आग के चारों तरफ रक्स करता है। तो उसका शागिर्द समझा नहीं, उसने कहा कि इसको वजाहत से समझाया उस्ताद। तो रूमी ने उसको वजाहत से समझाया कि लव जो होता है वो पहले एक स्पार्क की सूरत में आता है और एक शोला सा झड़ता है, फिर वो फ्लेम बन जाता है, फिर एक शोला कंसिस्टेंट एक फ्लेम बन जाता है, फिर वो शोले से आग बन जाती है, और जब आग फैलती है तो उसकी हिद्दत से जज्बात, पैशन पैदा होता है, और जब पैशन अपनी शिद्दत पे आता है तो दिल जो होता है वो फिर दीवानावार रक्स करने लगता है। फिर उसे कुछ दिखाई नहीं देता, सुनाई नहीं देता, एहसास नहीं होता, उसे सिर्फ उस इश्क के डांस करना उसके जाता है। दिल और दिमाग का आपस में क्या ताल्लुक है? यही समझाने की बात, वही समझने की कोशिश कर रहे हैं। दिल और दिमाग का आपस में क्या ताल्लुक है? इसको हम दुनियावी चीजों से भी जोड़ सकते हैं। बहुत प्यारी कोट है ये रूमी की कि इश्क इंसान से नहीं, किसी चीज से भी जब आप करते हैं डेफिनेटली, और आप जानना चाहते हैं कि मैं इश्क की हालत में हूं नहीं हूं, तो उसको पहचानने का तरीका ये है कि जब आपको वो चीज करते वक्त का एहसास मिट जाए, जब आपको पता ही ना चले कि कितना वक्त गुजर गया, तो समझ लो उस चीज से आपको इश्क हो गया। अक्सर मुझसे स्टूडेंट सवाल करते हैं कि हम पैशन कैसे पहचाने, हम कैसे पहचाने हमारा पैशन है। ये सवाल है कि मुझे किसी चीज का पैशन है। अब आप गौर करें अपनी आदत में, कोई चीज करते वक्त अगर आप वक्त का एहसास खत्म हो जाए ना, टाइम सीज टू एग्जिस्ट, वक्त मौजूद होना खत्म हो जाए, तो वो चीज आपका पैशन है, वो पैशन है। कोई चीज स्केच करने का शौकीन है, स्केच करते हुए उसे याद ही नहीं रहता है, उसने आधा घंटा लगा दिया, कोई आके कहता है आप उसको, यार तुम कब से स्केच कर रहे हो, दैट मीन्स इट्स हिज पैशन। जिसको पढ़ने का शौक होता है, पढ़ते हुए उसे याद ही नहीं रहता कितना वो गुजर गया। हमने मोहब्बत से शुरू किया ये एपिसोड और इश्क पे ला के हमने ख़त्म किया है, ठीक है। ये एपिसोड हमारा इश्क पे ख़त्म हो रहा है, लेकिन हम लेके बैठे थे कि मोटिवेशनल के ऊपर हम डिस्कशन करेंगे और स्पेसिफिकली कि उसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, और उसके साथ बिज़नेस कोचिंग के वाले से, बिज़नेस को आगे चलाने के लिहाज से, बिज़नेस के लिहाज से वो सारी चीज़ें हैं। लेकिन हम नेक्स्ट एपिसोड में, इस एपिसोड को मैं यहाँ पर जो है एंड करना चाहूँगा बात की मजबूरी के लिहाज से, डेफिनेटली उबैद भाई। और नेक्स्ट एपिसोड में हम आपको दोबारा तकलीफ़ देंगे और आपने लाजमी तशरीफ़ लाना है। और इस एपिसोड को मैं यहाँ पे एंड करना वक्त की मजबूरी के लिहाज से। बहुत शुक्रिया आपका। नाज़रीन, यहाँ से जो है इस एपिसोड को हम जो है ब्रेक करना पड़ रहा है वक्त की मजबूरी के लिहाज से, और इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक में हम दोबारा उबैद भाई को दोबारा तकलीफ़ देंगे और इसका जो सेकंड पार्ट है वो इंशाल्लाह दोबारा दूसरे एपिसोड में। वंस अगेन वी विल बी विद यू। इजाज़त, थैंक यू सो मच, अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़।